गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में 31 जुलाई के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ। नाउ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि ये 5 लाइनें आपको एवरी मॉर्निंग अपने आप से कहनी है। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। नाउ इवन दो सर्कमस्टेंसेज जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं 5 लाइन्स कहने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक मॉक टेस्ट दे के आते हैं, वहां पे आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ये पॉइंट बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नेवरदलेस कीप ऑन सेइंग दीज थिंग्स, क्योंकि जब ये 5 लाइनें आपके अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाएगी, बिलीव मी, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो इवन दो योर सर्कमस्टांसेस आर सेइंग अदरवाइज, आपके सर्कमस्टांसेस भी इस तरीके से बता रहे हैं कि ये 5 लाइनें आपके ऊपर फिट नहीं बैठ रही है। नेवरदलेस आप ये मॉर्निंग में अपने आप से कहिए ही कहिए। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैट्स फ्रेमवर्क के बारे में, देन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर के बारे में देखेंगे, नतीसा के बारे में देखेंगे, बैड बैंक के बारे में देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी हमने एक एमसीक्यू बनाया है, देन हम पार्क के बारे में देखेंगे, देन रफेल के बारे में भी एक एमसीक्यू है, एरियल सीडिंग के बारे में ये पूरी टेक्निक क्या है इसको भी देखेंगे, यमुना के ऊपर एक एमसीक्यू है, देन फाइनली अमोनिया के ऊपर एक एमसीक्यू है। मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। देखिए अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आता है, मतलब मोर देन इक्वल टू 6 या मोर देन इक्वल टू 60% आपका स्कोर आता है, देन यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आता है तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। सो समवेयर बिटवीन 0 to 5 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो उस केस में दोबारा से अटेम्प्ट कर लेना सही रहेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कैट्स फ्रेमवर्क, CATS फ्रेमवर्क। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कैट्स फ्रेमवर्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है इट्स अ कंजर्वेशन टूल दैट सेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स टू मैनेज टारगेट स्पीसीज। ये एक कंजर्वेशन टूल है, पहले तो ये बताया गया है, जो कि क्या करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, सेट करता है और मैनेज करता है टारगेट स्पीसीज को। हो सकता है टाइगर्स आर द फर्स्ट स्पीसीज सिलेक्टेड फॉर द इनिशिएटिव। ये जो कैट्स इनिशिएटिव है इसके अंदर जो पहली स्पीसीज सिलेक्ट करेगी वो कौन सी है, टाइगर्स है, ये भी हो सकता है। WWF इज हेल्पिंग टाइगर रेंज कंट्रीज टू इंप्लीमेंट कैट्स। अब कैट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो हेल्प कर रहा है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कैट्स की फुल फॉर्म है कंजर्वेशन अश्योर्ड, ये तो हो गया CA, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब यहां पे इंडिया में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आप जानते हैं, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है। इन्होंने अनाउंस किया है दोनों ने कि हम कैट्स को अडॉप्ट करेंगे और फिर फाइनली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे यहाँ पे 50 टाइगर रेंजेस है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन टूल है, ये तो आपको फुल फॉर्म से ही पता चल गया, C स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेशन टूल है जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, ताकि जो टारगेट स्पीसीज है, और टारगेट स्पीसीज क्या है यहाँ पे, टाइगर इज द टारगेट स्पीसीज, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, टाइगर्स जो है इसकी पहली स्पीसीज है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड इसको इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती हैं, आंसर हो जाएगा हमारा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमें सेकंड पूछ रहा है, पुट इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। देखिए टाइगर्स के बारे में ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, बिकॉज अभी 29 जुलाई जो था ग्लोबल टाइगर्स डे जो होता है हम कमेमोरेट करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो रिपोर्ट निकली है उसमें 2018 का जो डेटा है वो काफी पॉजिटिव रहा है इंडिया के लिए। 70% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंडिया के अंदर ही है। हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर था जो 2018 के हिसाब से, वो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना नंबर था हमारा। साथ में ही हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने हमारी वाइल्ड लाइफ को सॉफ्ट पावर के तौर पर भी बताया है। तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि किस नेशनल पार्क के अंदर जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो सबसे ज्यादा है। मैंने आपको यहाँ पे 4 नाम दिए, आपको इसको एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, फिर सेकंड हाईएस्ट कहां पर है, थर्ड हाईएस्ट कहां पर है, फोर्थ हाईएस्ट कहां पर है। सोचिए क्या आंसर होगा। जिम कॉर्बेट है, नागरहोल है, बांदीपुर है, काजीरंगा है। हिंट में दे देता हूं, जिम कॉर्बेट के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब बाकी आप सोचिए, देखिए ये तो एलिमिनेट ही हो गया, B तो एलिमिनेट हो गया, बाकी अब आपको सोचना क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। चलिए देखिए एलिमिनेशन आपने कर लिया एक, अब जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 33% बनती है यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के अंदर है सबसे ज्यादा टाइगर, इसके बाद 231 है, उसके बाद है नागरहोल के अंदर 127, और फिर बांदीपुर ये 126 है इसके अंदर। तो यहाँ पे पहला स्टेट तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा स्टेट क्या है, कर्नाटका। अगर हम सिंगल नेशनल पार्क की बात करते हैं,
फिर इसके बाद नंबर आता है बांधवगढ़ का एमपी के अंदर, एंड फाइनली काजीरंगा आसाम का। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, पहले जिम कॉर्बेट है, फिर नागरहोल के पास कितने थे 127, बंदीपुर के पास 126, फिर काजीरंगा के पास 104। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होने चाहिए, खासतौर पर जब कोई इश्यू जैसे यहाँ पे टाइगर वो किसी ना किसी तरीके से न्यूज में बना हुआ है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नतेसा के बारे में। नतेसा, अ रेयर सैंडस्टोन आइडल फ्रॉम द 9th century हैज बीन रिट्रीव्ड आफ्टर 22 years बाय राजस्थान पुलिस, बिलोंग्स टू विच टाइप। तो ये जो नतेसा एक सैंडस्टोन, एक पत्थर से बनी हुई जो आइडल है 9th century की है, ये इसको अभी राजस्थान की पुलिस ने रिकवर किया है, रिट्रीव किया है, प्रोबेबली जो इसे रॉब कर लिया गया था। ये आपको बताना किस स्टाइल को बिलोंग करती है, क्या ये प्रतिहारा स्टाइल को बिलोंग करती है, चोला स्टाइल को बिलोंग करती है, पहाड़ी स्टाइल को, या संगम स्टाइल को। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, 1998 के अंदर इसे स्मगल कर लिया गया था और इस वजह से ही इसको रिट्रीव करने के जो एफर्ट्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। एक इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स करे ताकि इस नतेसा आइकन को रिट्रीव किया जा सके। ये बिलोंग करती है प्रतिहारा स्टाइल से, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें देख लेते हैं, क्योंकि प्रतिहारा स्टाइल जो है ये न्यूज में है, मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज ऐसी जो कि करंट अफेयर्स में आती है लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैटिक सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, चाहे वो कल्चर हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो वहां पर उसके पूछने के चांसेस बन जाते हैं। तो प्रतिहारा स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रतिहारा स्टाइल के अंदर नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल है, ये मिड 18 to 11th century तक ज्यादा चला था ये। इसके जो फेमस रूलर्स हैं वो है नागभट्टा टू, मीर भोज, पूछे जा सकते हैं ये आपको पता होने चाहिए, महेंद्र पाल वन। देन स्टाइल जो इसमें ज्यादातर कार्व पैनल्स बनाए जाते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं इसके अंदर, और रेड कलर जो होता है उसका, रेड की शेड्स जो होती है वो ज्यादा यूज करी जाती है। और इसका एक और जो मेन आप कह सकते हैं बिल्डिंग है वो है खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। तो प्रतिहारा स्टाइल के ऊपर, प्रतिहारा किंगडम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछ रहा है बैड बैंक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बैड बैंक। बैड बैंक न्यूज में था, तो यहाँ पे बैड बैंक के बारे में पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है बैड बैंक इज अ बैंक सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू बाय द बैड लोन्स एंड अदर इलिक्विड होल्डिंग्स ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसको गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया है, जो कि बैड लोन्स या दूसरी इलिक्विड होल्डिंग्स को, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती है, उसको बाय करता है। हो सकता है द एंटिटी होल्डिंग सिग्निफिकेंट एनपीए विल सेट दीज होल्डिंग्स टू द बैंक एट कॉस्ट प्राइस। जो एंटिटी, ऐसे बैंक या ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनके पास एनपीएस काफी ज्यादा हो जाता है, वो इसे बैड बैंक को दे देती है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये भी हो सकता है इट इज इशू टू क्लीन अप द बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो अराउंड 2014-15 में आया था। इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ऐसे बैंक्स जिनके पास एनपीए ज्यादा हो गए, या फिर ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसके पास एनपीए ज्यादा हो गए। देखिए, अब एनपीए ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट में दिखेगा, और बैलेंस शीट की वो पोजीशन अच्छी नहीं लगेगी किसी बाहर के इंडिविजुअल को भी। तो ये एनपीए उनकी बैलेंस शीट से हट जाए, इस वजह से ये क्या करते थे, बैड बैंक को ये एनपीएस दे देते थे। किस चीज पे, मार्केट प्राइस पे, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे, ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बैड बैंक्स को ये एनपीएस पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते थे ताकि उनकी बैलेंस शीट जो है वो क्लीन हो जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर किया जाता है एनपीए का अमाउंट, ये मार्केट प्राइस पे किया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। और पर्पस तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बैड लोन्स, इलिक्विड होल्डिंग्स जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बैंक्स की, उसे बैड बैंक्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर्पस ये हो गया, और फाइनल आउटकम बैलेंस शीट क्लीन होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही पर्पस यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी। कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल। मान लीजिए देयर इज अ बैंक जिसके पास 100 करोड़ का एनपीए। तो यहाँ पे होगा क्या, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये स्ट्रेस पूल को बैंक से ले लेती है और इसको एक डिस्काउंटेड प्राइस दे देती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ठीक है, आप ये जो आपके बैड लोन है हमें दे दीजिए, एंड वी विल गिव यू 10 करोड़ इन रिटर्न ऑफ दिस। ठीक है, तो 1/10 प्राइस दिया जा रहा है। बैंक की बैलेंस शीट तो साफ हो ही रही है, एट द सेम टाइम कुछ प्राइस उनको वापस मिल रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है क्रूड मैनर में इस तरीके से फॉलो किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। व्हाई इट इज नीडेड,
सबसे पहले तो ये था कि जो बैंक्स के एनपीए है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप अभी भी आजकल भी न्यूज़ देख रहे हो तो ये भी चीज़ बताई जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में ये और भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब बैंक्स के एनपीए 11% से इंक्रीज होकर 18% हो गए थे, तो ऐसे बैंक बनाने की जो थी एक ज़रूरत फील करी गई यहाँ पे। लेकिन हमारे जो अर्स्टवाइल आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, उनका इसके ऊपर कुछ अलग ही विचार है। तो अगर बैड बैंक के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिख सकते हैं। तो रघुराम राजन जो है उनका ये कहना है कि देखिए, बैड बैंक बनाने का कोई ज्यादा आपका जो पर्पस है वो अचीव होगा नहीं। बेसिकली क्या होगा, आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके पास एनपीएस है उसकी पॉकेट में से वो एनपीएस निकाल के दूसरा बैड बैंक के पॉकेट में डाल रहे हैं। तो जो ओवरऑल नेट इफेक्ट देखा जाए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अर्स्टवाइल आरबीआई गवर्नर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और उनका ये भी कहना था कि आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब आपने बना ही दिया 2015 के अंदर, तो उसके बाद बैड बैंक बनाने का जो आप कह सकते हैं कि पूरा लॉजिक है वही डिफीट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ MHRD, that is Ministry of Human Resource Development, to Ministry of Manpower. MHRD को रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर उसको बना दिया जाएगा, हो सकता है। द 2 अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज वर ब्रॉट इन 1968 एंड 1986। तो पहले 2 एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई थी वो 1968 में और 1986 में लाई गई थी, ये भी हो सकता है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी जा रही है, कब तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करी जाएगी, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2025, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। आपने डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स है न्यूज़पेपर में इसके कंसर्निंग। चलिए देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और ये है हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये 34 ईयर्स के बाद आई है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो डेफिनेटली 34 ईयर्स के बाद आई है, तो इससे पहले 1986 में आई होगी, और 86 को उल्टा करेंगे 68, जस्ट याद रखने का तरीका है 68 में सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपकी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को देखिए, अगर क्या कैबिनेट ने रीनेम किया MHRD को, जी हाँ, MHRD को रीनेम तो किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट को देखिए, क्या यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी जा रही है? यस, प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है GER, जिसकी हम हर बार बात करते हैं, उसको 100% तक ले जाएंगे, और ये किया जाएगा 2030 तक। यहाँ 2025 दिया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिक चीजें क्या है, जो अगर मेन चीजें देखी जाए जो आपको मेंस में भी लिखनी पड़ सकती है, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी जा रही है, 34 साल के बाद नई पॉलिसी आई है, MHRD का नाम चेंज किया जाएगा, और साथ में ही जो नॉलेज गैप है, डिजिटल डिवाइड, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिज करने की बात करी जा रही है, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा जो 10+2 सिस्टम है, इसको 5+3 + 3 + 4 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 10+2 में क्या होता था, पहले एज 6 to 16 जो होते थे, आप यहाँ पे 10th तक क्लियर करते थे, फिर 2 ईयर्स आप अपना 16 to 18 ईयर्स का जो होता था वो अपना 11th 12th कंप्लीट करते थे, सेकेंडरी क्लास कंप्लीट करते थे। और अभी क्या है, अभी इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट 3 ईयर्स जो रहेंगे वो आपकी आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल जिसको कहते हैं, वहां पर रहेंगे। 3 से 6 साल तक जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे रहता है, फिर 2 साल वो क्लास फर्स्ट और सेकंड अपनी कंप्लीट करेगा। एट द सेम टाइम वो 6 से 8 की जो एज होती है उसको कंप्लीट करेगा। तो ये फाउंडेशनल स्टेज हो गई, ये प्रेपरेटरी स्टेज होगी। अब आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जहां पर उसकी लर्निंग होगी, साइंस मैथ्स पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर वो अपने 3 साल देगा, क्लास 6 to क्लास 8, 11 से 14 साल की जो एज रहेगी उसकी। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे डेवलप करने की बात करी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाती है। यहाँ पे क्लास 9th to 12th जो है वो कवर किए जाएंगे। अभी तक क्या होता था, क्लास 1 to 10th को हम एक साथ लेते थे, 11th और 12th को अलग लेते थे। लेकिन अभी जो है 5+3 + 3 + 4 का मॉडल जो है वो फॉलो किया जाएगा। जो फोकस रहेगा वो डिजिटल एजुकेशन पे रहेगा, ठीक है। और जो क्रैम फोकस एजुकेशन होती है जिसमें हमें रट्टा मारना होता था, उस चीज को अब चेंज करके जो लॉजिक बेस्ड आपका एजुकेशन होती है उसको इम्पार्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MCQ की एक सीरीज और एक एनिमेशन की सीरीज है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे आप इसका एक फ्री लेक्चर देके पूरी सीरीज को एसेस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं परख को लेकर। ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही इसके बारे में बात करी गई थी। तो क्या ये कोई डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए? हो सकता है। क्या ये स्टूडेंट असेसमेंट का कोई टूल है? ये भी हो सकता है। क्या ये साइंस बेस्ड लर्निंग के लिए कोई पोर्टल है? ये भी हो सकता है। या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कोई पोर्टल बनाया गया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड ताकि स्टूडेंट्स को असेस किया जा सके। तो बी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो परख की फुल फॉर्म देख लीजिए। तो परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज और फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सेटअप किया जा रहा है बेसिकली स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स, ताकि स्टूडेंट्स को की परफॉर्मेंस को खासतौर पे असेस किया जा सके। तो परख के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि परख को भी हमने एस्टैब्लिश किया है। मेंस के अंदर एक पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राफेल के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट राफेल। आपको पता है राफेल फाइटर जेट जो है अभी हमने इंपोर्ट करे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला कहता है इट्स अ सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। एक तो ये सिंगल इंजन है और मल्टी रोल मतलब मल्टीपल रोल्स में इसको यूज किया जा सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय डेसोल्ट ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो डेसोल्ट जो है फ्रांस की जो कंपनी है उसने इसे डेवलप किया है। ये भी हो सकता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल कैन बी माउंटेड ऑन राफेल विच कैन हिट द टारगेट 300 किलोमीटर अवे। तो ये पर्टिकुलर जो स्कैल्प मिसाइल है ये इस पर्टिकुलर फाइटर जेट पे लगाई जा सकती है जो कि 300 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को भी यहां पे भेज सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे इट इज नॉट अ सिंगल इंजन, इट्स अ ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डेसोल्ट फ्रांस से हमने ये इंपोर्ट किए हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। और स्कैल्प मिसाइल के अलावा और भी मिसाइल्स हैं जैसे कि मीटियर मिसाइल है, माइका वेपन सिस्टम है, ये सब भी इस पर्टिकुलर फाइटर जेट पे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ये मीटियर मिसाइल भी लगाई जा सकती है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो स्कैल्प मिसाइल के बारे में जो स्टेटमेंट दिए 300 किलोमीटर दूर भी टारगेट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत थी। कुछ और फीचर्स जो है इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे राफेल जो है ट्विन इंजन है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 3 सिंगल सीट हैं इसके अंदर। साथ में टॉप स्पीड इसकी दे रखी है 2223 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम वेट जो है 24,500 kg है। साथ में रेंज भी इसकी दे रखी है। यहाँ पे लेंथ के बारे में भी जानकारी है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि ट्विन इंजन है, सिंगल इंजन है, और साथ में अगर स्पीड के बारे में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। नेवरदलेस फ्रांस की ये कंपनी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इज रिसेंटली एम्प्लॉयड एरियल सीडिंग टेक्निक टू इंप्रूव ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए तो ये जो टेक्निक है एरियल सीडिंग टेक्निक, इसको कौन से स्टेट ने रिसेंटली अभी डिप्लॉय किया है? क्या उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, हरियाणा ने किया है, राजस्थान ने, या मध्य प्रदेश ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट जो है, बी इज द करेक्ट आंसर, ने एरियल सीडिंग टेक्निक को स्टार्ट किया है ताकि ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जा सके, खासतौर पे अरावली वाले एरिया में, अरावली रीजन के अंदर ये ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया, ताकि जो ऐसा एरिया जहां पे लो वेजिटेशन डेंसिटी है वहां पर इसे इंक्रीज किया जा सके। ये साइट्स ऐसी हैं जो कि इनएक्सेसिबल है, मतलब मैनुअली वहां जाके अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्ट साइट्स है, डिफिकल्ट टेरेन्स है। खासतौर पर अरावली की बात करी जाए, शिवालिक हिल्स की बात करी जाए, तो वहां पर हम ड्रोन्स को यूज करते हैं सीडिंग के लिए। तो ये काफी एक अच्छी टेक्निक रहती है। फार्मर्स भी आजकल काफी इसको यूज कर रहे हैं। एरियल सीडिंग में होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर सीड बॉल्स बनाई जाती हैं। सीड्स जो होते हैं उनकी बॉल्स बनाई जाती हैं, उनको मिक्स किया जाता है। किसके साथ? क्ले के साथ मिक्स किया जाता है, कंपोस्ट के साथ, चार के साथ उनको मिक्स करके फिर थ्रो किया जाता है ग्राउंड के ऊपर, ताकि वो फर्दर फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, एडवांटेजेस मैंने कुछ तो आपको बता ही दी कि ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स जहां पर जाना मुश्किल होता है, इनएक्सेसिबल रहता है, ह्यूमन बींग्स के लिए वहां पे हेलीकॉप्टर्स को यूज करके, ड्रोन्स को यूज करके ये जो सीडलिंग है ये पूरा प्रोसेस किया जा सकता है। काफी जगह स्लोप्स भी होते हैं, काफी स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहां पर भी इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो है वो है इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन का, सीड जर्मिनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर ज्यादा आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये चीजें अपने आप होती हैं, इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन भी कहते हैं कि एक बार आपने जो वो सीडलिंग है वो थ्रो कर दिया, वो सीड बॉल थ्रो कर दिया, वो अपने आप जर्मिनेट होगा और अपने आप ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, सीड को आप क्या करते हैं, सीड की एक बॉल बनाते हैं जिसमें सीड होता है, यहाँ पे वेरियस सीड्स होते हैं और ये चारों तरफ क्ले होती है। इसी वजह से जब आप क्ले भी साथ में डाल रहे हैं तो वो जो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो अपने आप हो जाता है। साथ में सॉइल मिल गई, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गए, और ये जो क्ले की कवरिंग होती है ये इसे रैट्स, आंट्स और दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपका जो सीड है वो कोई बर्ड खा जाए या कोई रैट खा जाए। ठीक है, ये सब इसकी एडवांटेजेस होती हैं। पूछा जा सकता है एरियल सीडिंग के बारे में भी कि क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर वे ऑफ सीडिंग हो सकता है, क्या इसको फ्यूचर में कहां कहां पे यूज किया जा सकता है, इसकी एडवांटेजेस जो है वो पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज
क्वेश्चन नंबर 9। यमुना के बारे में पूछा गया कि यमुना कौन कौन से स्टेट से होके जाती है। देखिए यमुना के बारे में मेंशन किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, तो क्योंकि हम इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुके हैं, पूछ चुके हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स को लेके क्वेश्चन बनाया गया कि कौन कौन से स्टेट में से होके जाती है। क्या हिमाचल प्रदेश में से जाती है, व्हाट अबाउट हरियाणा, देन दिल्ली। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको, यहाँ उत्तराखंड से, देन यहाँ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और बाद में संगम में जाके संगम पर ये गंगा रिवर से मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तीनों ही हमारा आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा उत्तराखंड में भी जाती है, और हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली तो हमने कवर कर ही लिया। और मीट कहाँ करती है ये भी आपको पता है, क्योंकि हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक ट्रिब्यूटरी का नाम तो बता ही देता हूँ, चंबल, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा और कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा अमोनिया के बारे में, अमोनिया को लेकर भी एक आर्टिकल था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया। अमोनिया को लेकर आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कहती है द एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमोनिया इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में जो अमोनिया की लिमिट है वो 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो सकती है, एक्सेप्टेबल है ये। सेकेंड, इट्स अ कलरलेस गैस एंड इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल, तो ये कलरलेस गैस है जिसको इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर यूज किया जाता है। किस चीज़ के अंदर, फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज और दूसरे प्रोडक्ट्स को लेके, ये भी हो सकता है। इट अकर्स नेचुरली इन द एनवायरमेंट फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये नेचुरली अकर करता है किसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए हमने यमुना पे क्वेश्चन बनाया था। यमुना मैंने आपको बताया था दिल्ली से होके जाती है, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पर अमोनिया का जो कंटेंट है यमुना रिवर में, जो दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, वहां पे 3 पार्ट्स पर मिलियन या 3 ppm जो है वो पाया गया। इसी वजह से पानी की जो सप्लाई है दिल्ली हाइट्स को, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई है, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अमोनिया जो है पानी के अंदर वो है 0.5 ppm, और ये तो उससे 6 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। क्या ये कलरलेस गैस है? यस, अमोनिया जो है कलरलेस गैस है। इसका जो बेसिक यूज होता है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने में, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज या दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। साथ में ही नेचुरली अकर करता है इन द एनवायरमेंट, और ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पहली आपकी गलत है। बैकग्राउंड जो है मैंने वो आपको बता दिया कि यमुना जो है कहीं ना कहीं इसके साथ इन्वॉल्व थी, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया, और यमुना के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे सी हो जाएगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही डेंजरस है, अगर जो यहाँ पे अमोनिया का कंटेंट 0.5 ppm जो कि एक एक्सेप्टेबल लेवल है उससे ज्यादा हो जाता है, और दिल्ली में अभी यमुना में कितने हैं 3 ppm। इससे हो क्या सकता है, देखिए जब भी 1 ppm से लेवल ऊपर होता है ना, तो वो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और यहाँ तो वो 3 गुना ज्यादा है। अगर 1 ppm से ऊपर होता है तो वो फिशेस के लिए भी टॉक्सिक हो जाता है, तो फिशेस के लिए भी टॉक्सिक है, यहाँ पे ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक है, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो 3 टाइम्स ज्यादा है, वो टॉक्सिसिटी का जो लेवल होता है। साथ में ही जब अमोनिया कंटेंट ज्यादा होता है, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है पानी की, वो इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप मुझे जो क्वेश्चन ऑफ द डे है बताइएगा कि काला पानी कहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है, ये मुझे बताइएगा। अब हम विद इन 2 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, रिवीजन को मिस नहीं करना है आपको, फिर हम अपने विनर ऑफ द डे को देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमने कैट्स फ्रेमवर्क के बारे में देखा था। मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो कंजर्वेशन के लिए है, टाइगर्स के लिए पहले जो स्पीसीज चूज करी गई है वो है टाइगर। WWF जो है इसे इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। इसके अलावा हम 50 टाइगर रिजर्व जो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर है वहां पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है ऐसा करने में हेल्प करेंगी। फिर हमने देखा था टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, रिपोर्ट बाहर आई है। मैंने आपको बताया था कि मुझे नंबर बताइएगा कि रिपोर्ट में 2018 का हमारा नंबर क्या है। 70% पॉपुलेशन टाइगर की हमारे पास है, इसे सॉफ्ट पावर भी कहा गया है। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा टाइगर है कहां पे। तो हमने देखा था जिम कॉर्बेट के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर थे हमारे 231, उसके बाद नागरहोल के अंदर 127, बांदीपुर 126, ये दोनों ही कर्नाटका में है। देन बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में भी ज्यादा है। देन काजीरंगा में असम में 104 ईच है, तो बांधवगढ़ और काजीरंगा में बराबर है। फिर हमने देखा था नतीसा के बारे में, यहाँ पे एक जो सैंडस्टोन आइडल है इसे अभी रिट्रीव किया गया है, स्मगल कर दिया गया था कुछ टाइम पहले इसे, और अभी रिट्रीव करा गया है। प्रतिहारा स्टाइल की एक आपकी एक आइडल है। इसमें कुछ और फैक्ट्स हमने देखे थे, जैसे कि जो रूलर्स थे उनके नाम देखे थे। नागभट्ट 2 नॉर्दर्न इंडिया में थे, और रेड कलर की शेड्स को ज्यादा यूज किया जाता है। खजुराहो भी इसी स्टाइल से निकल के आता है।
फिर हमने बाद में देखा था बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक पे हमने देखा था बैड लोन्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस के या बैंक्स के, वो ये बैड बैंक ले लेगा। रघुराम राजन का कहना था कि देखिए एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप बैड लोन्स डालेंगे तो फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इससे अच्छा तो आपका आईबीसी था जो आपने बैंक्रप्सी कोड बनाया था वो काम कर जाएगा। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए बैंक्स ऐसा करते हैं, और यहाँ पे ये जो होल्डिंग्स ली जाती है डिस्काउंटेड प्राइस पे बैंक्स लेते हैं एट द मार्केट प्राइस, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हमने एआरसी के बारे में भी पढ़ा था और ये पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं। देन एनपी आपको पता है कि 11% से 18% हो गया और आगे आने वाले टाइम में और भी इंक्रीज कर सकता है। देन हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा था। 2030 तक हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। तीसरी बार ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो आई है 1968, 1986 और अब 2020 के अंदर। एमएचआरडी का नाम चेंज कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कर दिया जाएगा। फिर हमने 10+2 सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इसे चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, और ये मैंने आपको कैटेगराइजेशन किस तरीके से वो भी बताया था। क्रैमिंग से अब हम दूर हट रहे हैं और लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन पे भी अब हमारा ध्यान जो है ज्यादा होगा। फिर हमने परख के बारे में देखा था, बेसिकली स्टूडेंट को असेस करने का एक सिस्टम है जिसकी फुल फॉर्म हमने देखी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ परख के बारे में भी बात हो रही है। ये था परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्कूल किड्स की जो नॉलेज है उसको असेस किया जाएगा, परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। फिर मैंने राफेल के बारे में देखा था, डेसोल्ट ने इसे बनाया है, मैन्युफैक्चर किया, अभी रिसेंटली हमने इंपोर्ट किया है इसे। मल्टी रोल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इस पर स्कैल्प मिसाइल लगाई जा सकती है जो कि 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकती है। इसके अलावा मीडियर मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसको भी इसके ऊपर माउंट किया जा सकता है। कुछ और चीज़ें हमने इसकी स्पीड के बारे में पढ़ी थी और साथ में कुछ और स्पेसिफिकेशंस हमने देखी थी। देन हमने देखा था एक नई टेक्निक के बारे में जिसे एरियल सीडिंग टेक्निक कहते हैं। हरियाणा इसे यूज़ कर रहा है अरावली रीजन के अंदर ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए। ऐसे रीजन जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को बेच के सीडलिंग करी जाती है। इसमें सीड बॉल्स बनाई जाती है जिसमें सीड को क्ले से कवर किया जाता है ताकि रैट्स या बर्ड्स उसे प्रॉब्लम ना कर सकें, उसे खा ना सकें। साथ में ही जो पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो इस क्ले से सीड को मिल जाता है। ये इसकी एडवांटेजेस थी। फायर एंड फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन भी इसे कहा जाता है। यमुना में जो आपका अमोनिया का स्तर है वो 3 ppm हो गया है, जो कि 0.5 ppm जो हमारा एक्सेप्टेबल लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा है। 1 ppm पे मैंने आपको बताया था फिशेस जो है वो भी उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है पानी, और इंटरनल ऑर्गन्स जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे यमुना फ्लो करती है हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली से, और दिल्ली में जो पानी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये डिस्ट्रप्शन हो जाएगा अगर अमोनिया का स्तर इतना ज़्यादा रहेगा तो। मैंने यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज थी उसमें नाम बताया था आपको चंबल, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। कुछ और चीज़ें हमने जो देखी थी वो ये थी कि अगर यहाँ पे जो अमोनिया है इसका कंटेंट ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है पानी की वो इंक्रीज हो जाती है। अमोनिया जो है कलरलेस गैस है, इसका जो यूज़ है वो फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर के लिए किया जाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, एनवायरनमेंट में नेचुरली अकर करता है। ये कुछ चीज़ें जो है इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे भी अब आपको पता है। इसके अलावा रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया और लास्ट टाइम जो हमने एमस्ट्राई पे क्वेश्चन पूछा था करेक्ट आंसर दिया है हुसैन गजली ने दिया है। आप मेल कर दीजिएगा हुसैन हमें और बता दीजिएगा कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में पीडीएफ। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स है देन यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आपने स्कोर किया देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।